हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका इस नई वीडियो में प्रिसीजन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर के रिलेटेड है। इसमें अभी तक हमने जितना भी अभी तक आपने देखे होंगे कि 3 कमेटियों को की रिकमेंडेशन सुझाव वगैरह सब आ चुके हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट के अंतर्गत। जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है उसमें अभी आपने देखा होगा कि 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक ये सेशन चलेगा। उसी में से अभी एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि ये न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी कल की न्यूज़ है। तो इसको लेकर के वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के अभी एक चौथी कमेटी को फॉर्म कर दिया गया है, जिसे अभी हेड किया गया है जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। यहाँ पे इनको हेड किया गया है, जिसका काम रहेगा एक्सप्लोर करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड कैसी अपॉर्चुनिटी बन रही है और इसको हेड कैसे कैसे हमें संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता होगी, क्या क्या चैलेंजेस होंगे, ये सारा कुछ डिस्कस करने के लिए इसको भी फॉर्म किया गया है। हालांकि अभी तक आपने देखे होंगे कि 3 कमेटियां इसके अंतर्गत डिस्कस की जा चुकी हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं एक छोटी सी जानकारी। लाइव आंसर एंड प्रोग्राम का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जो कि ये 24 सितंबर जो अभी मेंस का एग्जाम जो शेड्यूल है यहाँ पे 24 सितंबर को खत्म होगा। उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। कंप्लीट हिंदी माध्यम के लिए है ये। कंप्लीट GS1 करवाया जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन अभी इनिशियल स्टेज में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन बढ़ाया जाएगा, इवेलुएट करके कॉपी मिलेगी, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। इसको आप इनरोल कर सकते हैं जस्ट 199 रुपीज़ में। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको प्रिसीजन आईएएस के प्रिसीजन आईएएस का एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करेंगे डिस्क्रिप्शन में। वहीं पे आपको इसकी सारी पेमेंट करने की डिटेल वगैरह आपको दी जाएगी। अभी उसमें आंसर राइटिंग नहीं चल रही है, अभी केवल आपको ग्रुप में ज्वाइन करना है, वेट करना है। 24 सितंबर के बाद ये हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, तो आप इस तरीके से इसके तहत जुड़ सकते हैं। 24 से आपको यहाँ पे देखेंगे 30 तक में आपको सारा डिटेल शेड्यूल वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इसके तहत जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी न्यूज को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है इसको हम पहले देखेंगे, इसको बेसिक से कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम न्यूज को देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिंट का जो आर्टिकल है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई है कमेटी है, जिसको हेड किया गया है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। यहाँ पे जो है हेड किया गया है, जिसको एक्सप्लोर करने के लिए पॉसिबिलिटी जो एक्सप्लोर करेगी इस किसकी पॉसिबिलिटी, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉसिबिलिटी को डिस्कवर करेगी कि कैसे कैसे इसके चैलेंजेस, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्सेस हो सकते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया कि अभी स्पेशल 5 डे का जो पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया गया है, जो कि 18 से शुरू है और 22 को खत्म है। इसके अंतर्गत लोकसभा जो 2024 के चुनाव है इससे रिलेटेड लेकर के कुछ अपोजिशन ने भी इसके एलिगेशन लगाए हैं। हालांकि वो हमारा काम नहीं, हमारा काम है यूपीएससी के थ्रू जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी चौथी कमेटी बनाई गई है, यहाँ पे जो चौथी कमेटी बनाई गई है जिसको हेड किया गया है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कमेटी के अंतर्गत कौन कौन थे। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह थे, और कांग्रेस के जो लीडर है अहिर रंजन चौधरी ये हैं, और जो अपोजिशन के लीडर हैं, जो अपोजिशन लीडर राज्यसभा के जो हैं गौतम नबी आज़ाद। और इसके आप यहाँ पे जो NK सिन्हा जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं NK सिंह। और जो लोकसभा के सेक्रेटरी हैं वो भी सुभाष कश्यप। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे लोग इस कमेटी के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये जो हमारी न्यूज़ थी यहाँ पे देख लीजिए यार। अब जो हमारा टॉपिक हमने देख लिया कि न्यूज़ ये थी, अब हम इसको डिस्कस करेंगे बेसिक से लेकर के आज तक की डेवलपमेंट कैसे हुई। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करें तो इसकी वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले ज़रूरत को समझते हैं, फिर इसके बाद हम पृष्ठभूमि को भी देखेंगे। जैसे अगर हम इसमें पहले पॉइंट की अगर बात करें, जैसे इसके लिए ना प्रशासनिक निर्णय जो होते हैं, जो प्रशासनिक अगर जैसे प्रशासनिक निर्णय और जो नीतिगत निर्णय है, यहाँ पे जो नीतिगत निर्णय है ये इससे प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर निर्णय लिया गया है, और मान लीजिए अगर यूपी में चुनाव होने वाले हैं और केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है
कि जैसे जीएसटी का ही ले लीजिए, जीएसटी एक कर एक कानून बना, लेकिन मान लीजिए उस समय वहाँ पे अगर जैसे कोई चुनाव वगैरह होता है तो क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाता? तुरंत नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से प्रशासनिक निर्णय और नीतिगत निर्णय को भी ये प्रभावित करता है, इसलिए इसकी ज़रूरत है वन नेशन। और फिर इसके साथ साथ ये हमारा जो आर्थिक बोझ पड़ता है हर राज्य में, हर समय पे आप देखते होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट इतने सारे राज्य हैं, तो इसमें से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इलेक्शन होता रहता है। तो इसके कारण क्या बढ़ता है, हमारे एक जीडीपी में भी एक बोझ पड़ता है, आर्थिक बोझ पड़ता है, राज्यों के ऊपर भी पड़ता है, जिससे उनकी आय के स्रोत भी कम हो जाते हैं। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर क्या होता है, जो नागरिक है इनको भी बार बार वोटिंग बूथ पे जाना पड़ता है, इनका भी समय लॉस होता है। और एक समय ये होता है कि इसके बाद क्या होता है, जैसे कि जो भी विकास कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी विकास के कार्यक्रम चल रहे होते हैं, जो भी विकास के कार्यक्रम चल रहे होते हैं वो रुक जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई कहीं भी इलेक्शन होते हैं, कहीं भी अगर चुनाव होते हैं, तो सारे न्यूज में क्या होता है, जो न्यूज चैनल्स हैं उनमें क्या होता है, केवल इलेक्शन की ही बात चल रही होती है, और भी तो बाकी जो विकास के कार्यक्रम है, नीतिगत निर्णय है, ये भी तो चल रहे होते हैं कि वो सारे डायरेक्टली क्लोज हो जाते हैं, और अचानक से एक मंच तैयार हो जाता है जो सिर्फ बात करता है केवल इलेक्शन की, और बाकी सारे जो निर्णय होते हैं वो यहाँ पे रुक जाते हैं, कार्य जो होते हैं वो रुक जाते हैं। इस प्रकार से इन सारी चुनौतियों को देखने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे प्रशासनिक निर्णय और नीतिगत निर्णय भी इससे प्रभावित होते हैं, आर्थिक बोझ भी पड़ता है, नागरिकों का समय भी जाता है, और इससे जो विकास कार्यक्रम चल रहे होते हैं, जो एग्जिस्टिंग जो योजनाएं चल रही होती हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, वो भी यहाँ पे प्रभावित होती हैं। तो इसकी वजह से हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब अगर देखें, बात करें तो इसका क्या क्या पृष्ठभूमि रही है। अगर पृष्ठभूमि की बात करें, जैसे इसमें क्या अभी तक मतलब चुनाव हुए हैं? जी हाँ, अभी आप देखेंगे कि जो वो 1952 52 में जो चुनाव हुए थे, 52 के बाद 57 में जो 1957 में चुनाव हुए, फिर इसके बाद 1962 एंड 1967, ये आप देखेंगे 4 ईयर यहाँ पे एक साथ जो चुनाव हुए हैं, यहाँ पे एक साथ चुनाव हुए थे। तो फिर जब इसमें बाधा कैसे पड़ गई, जैसे जब 1968 में 1968 में जब इन्हें मतलब इनका क्रम टूट गया, जैसे कि इसके विभिन्न विभिन्न कारण हो सकते हैं, पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं। जब ऐसी स्थिति बन गई कि राज्यों की विधानसभाएं, जो हैं, राज्यों की विधानसभाएं उनको समय से पहले ही डिजॉल्व कर दिया गया, उन्हें समय से पहले ही उनको भंग कर दिया गया, जिससे ये जो गैप है ये बढ़ता चला गया कि केंद्र और राज्य के बीच में इस तरीके से गैप बढ़ता चला गया, और ये एक राष्ट्र एक चुनाव की जो प्रक्रिया है ये यहाँ से बाधित हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो ये इसका पृष्ठभूमि रहा कि अभी तक आपने देखे होंगे कि जो 1952 से लेकर के 57 तक का जो 5 ईयर है, और फिर इसके बाद यहाँ का फिर आप देखेंगे, फिर इसके बाद जो 1968 है, यहाँ से ये प्रोसेस जो है वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया यहाँ से रुकना शुरू हो जाती है, जिसके कारण एक गैप बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब गैप बढ़ जाता है तो इसके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। सरकार के द्वारा जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, सरकार द्वारा प्रयास क्या क्या किए गए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सरकार ने एक विधि आयोग गठित किया था। विधि आयोग, यहाँ पे विधि आयोग 2018 विधि आयोग को जो है यहाँ पे गठित किया गया था। इसने क्या किया था, जब इसने अपनी एक जो ड्राफ्ट है, इसने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट रिलीज की थी, उसमें इन्होंने सुझाव दिया था कि जो वर्तमान में संवैधानिक जो ढांचा है, इसके तहत वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके तहत आप देखेंगे तो
इसके लिए सबसे पहले तो संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। जो संवैधानिक संशोधन, जैसे इसमें कम से कम 50% राज्यों का समर्थन प्राप्त करना पड़ेगा। संवैधानिक संशोधन करने के लिए 50% राज्यों का संशोधन करने के लिए समर्थन प्राप्त करना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, यहाँ पे जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, यहाँ पे जो अधिनियम 1951 का जो एक्ट है, इसके अंतर्गत भी हमें प्रावधान करने पड़ेंगे, संशोधन करना पड़ेगा। और जो तीसरा है, फिर इसके साथ साथ जो लोकसभा, यहाँ पे जो लोकसभा है एवं जो राज्य विधानसभाओं की जो प्रक्रिया है, लोकसभा की प्रक्रिया और जो राज्य विधानसभाओं की जो प्रक्रिया है, इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए विधि आयोग के द्वारा ये सुझाव दिया गया कि जो अभी वर्तमान में, जो आप इसको आंसर में भी पुट कर सकते हैं, जो अभी हम अपने एंड में देखेंगे, तो इस ड्राफ्ट जो रिपोर्ट थी, उसमें विधि आयोग ने क्या सजेस्ट किया कि संवैधानिक इस जो वर्तमान में जो मौलिक जो संवैधानिक ढांचा है, ये इसके तहत वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें हमें संशोधन करना पड़ेगा, जैसे कि कम से कम 50% राज्यों का यहाँ पे समर्थन प्राप्त करना पड़ेगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पे संशोधन करना पड़ेगा, और जो प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा की जो प्रक्रिया है, इसमें भी हमें संशोधन करना पड़ेगा। और फिर इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, जो इसके अंतर्गत ही 1999 में विधि आयोग ने एक जो पुराने जो हमारे विधि आयोग जो 1999 में जो हमारे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, चीफ जस्टिस ने, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने, यहाँ पे न्यायाधीश थे, जो पूर्व न्यायाधीश थे, उनका नाम था बीपी जीवन रेड्डी। यहाँ पे जीवन रेड्डी, उन्होंने भी इस बात की संभावना व्यक्त की थी कि जो वन इलेक्शन है, ये एक दिन में नहीं इसको कराया जा सकता है, इसे एक दिन में रातों रात नहीं कराया जा सकता, इसमें डिफरेंट चरणों में संशोधन करने के बाद ही इसको लागू किया जा सकता है। तो सरकार के द्वारा ये हमारा पहला प्रयास रहा, जो विधि आयोग के अंतर्गत था। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो विधि आयोग है, इसके बाद जो हमारी जो दूसरी थी, जो संसदीय समिति है, इसके द्वारा भी संसद की स्थायी समिति है, इसके द्वारा भी वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं को तलाशा गया है, और क्या क्या चुनौतियां आ सकती है इसको भी बताया गया है। तो जैसे इसने अपनी 2015 में अपनी रिपोर्ट 79th रिपोर्ट में इन्होंने कहा है, जो संसद की स्थायी समिति है, उसकी रिपोर्ट आई थी 2015 में, 79th रिपोर्ट में कहा कि जो इसके लिए वन नेशन एक राष्ट्र एक चुनाव जो होगा, ये 2 चरणों में कराए जा सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा है तीसरा, नीति आयोग, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीति आयोग के द्वारा भी यही पुराना पैटर्न फॉलो किया गया, और उनके द्वारा कहा गया कि इसे 2 चरणों में कराए जा सकते हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन प्रक्रिया संभव है, लेकिन इसके लिए 2 चरणों में होगा। अभी तक, हालांकि अब ये चौथी कमेटी है, जो कोविंद जी के द्वारा हेड की गई है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पिछले ही स्लाइड में स्टार्टिंग में ही देख लिया है कि जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा एक कमेटी को हेड किया गया है, और उसके अंतर्गत देखे होंगे कमेटी में कई सारे मेंबर्स थे, अमित शाह वगैरह सब थे, आपने देखा होगा। ये अभी तक की पूरी न्यूज को हमने डिस्कस किया, लेकिन अब इसकी चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, आज तक यही क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन इसके लिए चुनौतियां क्या हो सकती हैं। चुनौतियां देखिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे
चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं। फिर इसके बाद हम इसके कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे चुनौती क्या हो सकती है, जैसे इसके लिए हमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल यहाँ पे 85, यहाँ पे अनुच्छेद 85 दो यहाँ पे खा 85(2) खा, या आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। इसके तहत आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं, इसके तहत जो है जो राष्ट्रपति और आप यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 174, यहाँ पे 174(2) खा, यहाँ पे आप देखेंगे इसके तहत जो राज्यपाल हैं, ये दोनों समय से पहले, यहाँ पे 5 वर्ष से पहले, यानी कि समय से पहले सत्र को विघटित कर सकते हैं। या लोकसभा, जैसे लोकसभा अगर बात करें राष्ट्रपति तो लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, अगर राज्यपाल की बात करें तो वो विधानसभा को विघटित कर सकते हैं, समय से पहले यहाँ पे विघटित कर सकते हैं। तो हमारे पास आप देखेंगे कि अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 74 का एक प्रावधान ये है, प्लस इसके बाद आप देखेंगे कि अनुच्छेद 352 का जो अनुच्छेद 352 में देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी युद्ध होता है, इसमें क्या देखा है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह है, इसके कारण भी जो होता है कि जैसे कि लोकसभा का कार्यकाल इसके अंतर्गत बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी युद्ध वगैरह होगा तो उसके अंतर्गत यहाँ पे लोकसभा का कार्यकाल यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। तो हमारे पास देखिए एक प्रावधान ये होगा, एक प्रावधान ये, और 352। इसके बाद आप देखेंगे कि जो 356 है, अनुच्छेद 356 जो बात करता है राष्ट्रपति शासन की, ये यहाँ पे बात करता है राष्ट्रपति शासन की। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की जब बात करता है तो इसके अंतर्गत भी आप देखे होंगे कि जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में, तो राज्य की सारी जो शक्तियां होती है वो केंद्र में चली जाती हैं। एक चुनौती तो ये हो गई। फिर इसके साथ साथ देखेंगे जो हमारा अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 83, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि राज्यसभा विघटित नहीं हो सकती। फिर इसी तरीके से अगर राज्यसभा विघटित नहीं होगी तो आप देखेंगे कि जो अनुच्छेद 172 है, इसमें भी बात की गई कि जो विधान परिषद है, जिन राज्यों में विधान परिषद है वो भी विघटित नहीं हो सकती। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ चुनौतियां हैं जिसको हमें संविधान में इसको संशोधन के माध्यम से पहले इन्हें देखना होगा, समझना होगा, फिर इन चुनौतियों को मतलब एक तरीके से समाधान करना होगा, फिर इसके बाद कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। अगर हम बात, अभी तक हमने ये पूरा टॉपिक को डिस्कस कर लिया, लेकिन जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को समझाना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव को समझाते हुए इसकी प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करें। यहाँ पे चर्चा करें तथा सरकार द्वारा किए गए प्रयास या कदम, सरकार द्वारा किए गए, यहाँ पे किए गए प्रयासों का विश्लेषण कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे 250 वर्ड में लिख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर फॉर्मेट कैसा होगा मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करा देता हूँ। फिर इसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे प्रिसीजन IAS के
का जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ पे आपको एक आंसर राइटिंग का ग्रुप मिलेगा, आंसर राइटिंग का ग्रुप मिलेगा, आप उसकी लिंक मिलेगी, उसको आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली पहुँच सकते हैं आंसर राइटिंग ग्रुप में, और इसका आंसर आपको वहाँ पे सेंड करना है। जैसे इसको आपको बताना है एक राष्ट्र एक चुनाव को यहाँ पे समझा देना, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हिस्ट्री से आप शुरू कर सकते हैं। फिर दूसरा जो चुनौतियाँ हैं, यहाँ पे जो चुनौतियाँ हैं इसको डिस्कस करना है। जैसे चुनौतियों में क्या क्या आएगा, जैसे कि संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक, यहाँ पे संवैधानिक संशोधन आप उदाहरण दे सकते हैं, अनुच्छेद 83, 85, 172 और यहाँ पे अनुच्छेद 174 का, अनुच्छेद 352 का और अनुच्छेद 356 का, ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ पे आप दे सकते हैं। एक ये रहा। फिर दूसरी चुनौती क्या होगी, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की भी यहाँ पे आपको चुनौती एक दिखेगी, मतलब सत्ता का केंद्रीकरण ना हो जाए, जो सत्ता पृथक्करण का सिद्धांत है वो वॉलेट ना हो जाए, इससे एक ये होता है। फिर आप यहाँ पे पंचायत एवं जो नगर निगम है, नगर निगम, इनसे रिलेटेड कुछ चुनौतियों को आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो प्रयास किए गए हैं, यहाँ पे जो प्रयास किए गए हैं, जैसे कि हमने पहले अभ्यास में बताया कि जो विधि आयोग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं विधि आयोग। फिर इसके बाद आप देखेंगे संसदीय समिति, संसदीय जो संसद की जो स्थायी समिति है वो। फिर इसके बाद आप देखेंगे नीति आयोग, यहाँ पे आप देखेंगे जो नीति आयोग के सुझाव हैं। फिर इसके बाद आप जो देखेंगे जो रामनाथ, अभी हाल ही में जो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा हेड किया गया, जब इसके जो सुझाव आ जाएंगे इसको भी आपको अपने अकॉर्डिंग ही, करंट के अकॉर्डिंग अपडेट कर लेना है। प्लस फिर इसके साथ आपको यहाँ पे एक कंक्लूजन दे देना है, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष कैसे लिखेंगे इसका, निष्कर्ष के लिए आप यहाँ पे हिस्ट्री से शुरू कर सकते हैं। जैसे स्वतंत्रता के पश्चात, यहाँ पे स्वतंत्रता के पश्चात कुछ जो वर्ष हैं उनको बता सकते हैं कि एक चुनाव एक राष्ट्र की प्रक्रिया देखने को मिलती है तथा, लेकिन विभिन्न कारणों से इसमें बाधा आ जाने के कारण ये पुनः संभव नहीं हो सका। लेकिन वर्तमान समय में जब एक देश में एक कर एक राष्ट्र यानी कि जीएसटी लागू हो सकता है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव भी लागू हो सकता है। इस प्रकार से आपको एक पॉजिटिव नोट पे इस आंसर को खत्म करना है। इसके साथ ही ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।